नमस्कार, मैं दिवाकर भारती नक्षत्र लोक कहलगांव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल का नाम है नक्षत्र लोक कहलगांव, जो कि आप हिंदी में लिखकर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वहां पर मेरा सभी वीडियो मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी व्याकरण के विषय में बताएंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको वर्ण और वर्ण से संबंधित स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण से जहां जहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं वहां से आज हम आपको अगले वाले वीडियो में हमको बताए थे। वर्ण क्या था, स्वर वर्ण क्या है, उसके विषय में अयोगवाह क्या है, इसके विषय में आपको हम बताए थे। व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, इसका जो पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एक प्रकार से तैयार होता था आपको हम शुरू से पिछले वाले वीडियो में बताएं। आप मेरे नक्षत्र लोक कहलगांव यूट्यूब चैनल पर आप जाइएगा, हिंदी में लिखकर सर्च कीजिएगा तो आपको वहां पूरा वीडियो मिलेगा आपको। तो आज के वीडियो में हम हिंदी व्याकरण में, जैसे कि पिछले वाले वीडियो में हम बोले थे कि आपको हम कारक पढ़ाएंगे। कारक के बाद देखते हैं अगर समास आ जाए तो हम वहां तक आपको आज खींचेंगे हिंदी व्याकरण में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। कारक 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 से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं वह 10th, 11th, 12th चाहे कोई भी क्लास रहे, यहां से क्या क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं हम आपको आज बताएंगे। कारक का सबसे पहले परिभाषा क्या होता है सबको भी मालूम है। कारक कहते किसको हैं, कितने प्रकार के होते हैं कारक। कारक कहते हैं, कारक का परिभाषा यह है कि क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक प्रदान करता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक प्रदान करता है उसे ही कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। वह कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अगर इतना चीज अगर हम लोग जानते हैं तो कारक आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना सा ऐसे ही। कारक को अगर आप पहचानने के लिए जान जाए कि इसमें कौन सा कारक है तो आपको ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा। कर्ता कारक को पहचानने का नियम होता है ने, कर्म कारक को पहचानने का नियम होता है को, और कर्म कारक को पहचानने का नियम होता है से द्वारा। संप्रदान कारक को पहचानने का नियम होता है के लिए। आपादान कारक को पहचानने का नियम होता है केवल से, और संबंध कारक को पहचानने का नियम होता है का, के, की, रा, रे, री, गा, गे, गी इत्यादि संबंध कारक को पहचानने का नियम होता है। अधिकरण कारक को पहचानने का नियम होता है में, पर, और संबोधन कारक को पहचानने का नियम होता है हे, अरे, अरे, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। अगर इतना चीज अगर हम जानते हैं तो हमसे कारक से पूछने वाले जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं सब बन जाएगा। यही मेन है। वैसे कर्ता कारक का परिभाषा ये होता है जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्म कारक का परिभाषा ये होता है कि क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का मन ही होता है काम। और कर्म कारक का परिभाषा ये होता है क्रिया जिसके माध्यम से किया जाए, क्रिया जिसके द्वारा किया जाए, किसी के सहारा से किया जाए, मदद से किया जाए, हेल्प से किया जाए, वह होता है आपका कर्म कारक। संप्रदान कारक उसको कहते हैं क्रिया जिसके लिए, जिस दूसरे व्यक्ति के लिए अगर क्रिया करेंगे, क्रिया माने काम, अगर हम अपना काम अगर किसी दूसरे के लिए करेंगे तो वह हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। और आपादान कारक होता है कि जिसमें जुदाई या अलगाव का बोध हो। जुदाई माने क्या, अलग होना, किसी से अलग हो जाना, बिछड़ जाना, उसको कहते हैं जुदाई।
अपादान कारक में जो से है वही है जिसमें जुदाई या अलगाव का बोध हो। अलग होने के केस में अपादान कारक आएगा। और एक अपादान कारक है जिसमें रक्षा या डर का बोध होता है, उसको अपादान कारक कहते हैं। संबंध कारक, संबंध कारक का नियम है, परिभाषा यह है कि जिसमें कोई संबंध बताता हो, रिश्ता नाता अपना हो, वह है आपका संबंध कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का परिभाषा होता है क्रिया, क्रिया माने काम, काम कोई स्थान पे किया जाए वह होता है आपका अधिकरण कारक। जैसे कि मैं विद्यालय में पढ़ता हूं तो मैं आ गया, वो अधिकरण कारक। संबोधन कारक, जिसमें चिल्लाने या पुकारने का बोध होता है वह है संबोधन कारक। ये हुआ संपूर्ण कारक का परिभाषा। इसी बात को परीक्षा में पूछा जाएगा। राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा कारक लगा है? तो आपको इसमें दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ छिपा रहता है ने। राम ने पढ़ता है, राम ने पढ़ता है, यहाँ पर आपको ने दिखा मतलब दिखेगा नहीं, आपको समझना है। राम ने पढ़ता है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि राम पढ़ता है में कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक है। अगर कर्ता कारक का परिभाषा पर हम आपको बता दें, इस तरह से पूछेगा तो इसी तरह से आपको बता देना है। कर्म कारक का परिभाषा यही होता है कि क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, तो इसमें किस तरह से पूछे जाएंगे प्रश्न। राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है में राम ने छिपा रहेगा इस जगह, और यहाँ पर को छिपा रहता है। राम किताब को पढ़ता है, तो इस प्रकार से इस वाक्य में कौन सा कारक लगा है? तो कर्म कारक लगा है। क्योंकि कर्म कारक को पहचानने का नियम क्या होता है? को। कर्म कारक को पहचानने का नियम क्या होता है? को। राम किताब पढ़ता है, राम घर जाता है, राम विद्यालय जाता है। इस प्रकार से जितने भी हैं ये सब आपको कर्म कारक से संबंधित मिलेगा। और ये जो को संकेत अगर आपको दिखे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उसमें कर्म कारक लगा हुआ है। उसके बाद है कर्म कारक के विषय में आपको हम बता देते हैं। कर्म कारक को किस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। कर्म कारक, मैं कलम से लिखता हूं। मैं कलम से लिखता हूं, लिखना एक प्रकार का काम हो रहा है, लिखना एक प्रकार का काम हो रहा है। और यह काम किसके सहारा से हो रहा है? कलम के सहारा से हो रहा है। तो इसमें आपको यह जान जाना है, यह समझ में आ जाना चाहिए इसमें कर्म कारक लगा है। क्योंकि यहाँ से द्वारा, यहाँ से तो है लेकिन इसमें द्वारा तो नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पर द्वारा छिपा है। तो इस प्रकार से इसमें आपको कर्म कारक समझ में आ जाना चाहिए। इस वाक्य में कर्म कारक लगा है। मैं कलम से लिखता हूं, मैं यह भी हो सकता है राम और श्याम, राम और श्याम, राम और श्याम किताब से पढ़ता है, राम और श्याम किताब से पढ़ता है। राम और श्याम में जो किताब के बगल में जो यह से है, पढ़ रहा है, पढ़ने के प्रकार का काम हो रहा है, लेकिन यह काम राम और श्याम कर, लेकिन किसके सहारा से? किताब के सहारा से। तो यहाँ से द्वारा छिपा है, किताब के द्वारा पढ़ रहा है। इस प्रकार से इस वाक्य में कर्म कारक लगा हुआ है। इसी प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये कर्म कारक से पूछे जाएंगे। उसके बाद है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक से कैसे परीक्षा में पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न? जैसे बता रहे इसी तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। अब आगे समझना है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक को परीक्षा में इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न से पूछे जाते हैं कि वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। आप लोग देख के बताइए कि इसमें कौन सा कारक लगा हुआ है? वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। वह पढ़ने के लिए, यह जो के लिए सिंबल है यहाँ देख लीजिए, यहाँ के लिए किस कारक में जाता है? संप्रदान कारक में। हालांकि यह बिल्कुल आसान सा अध्याय है, सब कोई बना देगा। अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेंगे इस टॉपिक से, इस चैप्टर से, तो सबसे बन जाएगा। लेकिन फिर भी हम आपको एक बार बता देते हैं। वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, यहाँ के लिए को देखकर हम समझ जाएंगे कि इसमें संप्रदान कारक लगा हुआ है।
सोहन खाने के लिए घर जाता है। के लिए अगर किसी भी वाक्य में अगर दिख जाए के लिए लगा हुआ है तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि उसमें संप्रदान कारक ही लगा हुआ है, क्योंकि संप्रदान कारक को पहचानने का नियम होता है के लिए। संप्रदान कारक को पहचानने का नियम क्या होता है? के लिए। तो हमको ये विश्वास है कि आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसके लिए आपको जल्दी जल्दी, क्योंकि बिल्कुल आसान सा चैप्टर है ये, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। इसके लिए अब आगे अपादान कारक आपको बताते हैं। अपादान कारक से क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। अपादान कारक में इसका परिभाषा होता है जिसमें जुदाई अलगाव का बोध। आप पंक्ति पढ़ के भी बता सकते हैं जिसमें अपादान कारक लगा हुआ है। अगर अनुवाद अगर ऐसा पंक्ति आ जाए, जैसे कि एक पंक्ति है, एक बोलते हैं आपको, एक वाक्य बोलते हैं, मैं घर से विद्यालय जाता हूँ। देखिएगा से आ जाएगा बीच में, मैं की जगह राम ले लेते हैं। राम घर से विद्यालय जाता है। ये जो राम है घर को छोड़कर, देखिए घर के ही बगल में लगा है, इससे घर को छोड़कर कहाँ जा रहा है? विद्यालय जाता है। तो राम जो है वह घर से अलग होकर कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है। तो इसमें आपको बताना होगा कि इस वाक्य में यह पूछेगा कि भाई कि राम घर से विद्यालय जाता है, इस पंक्ति में कौन सा कारक लगा हुआ है? तो आपको क्या बोलना होगा? अपादान कारक लगा हुआ। क्यों लगा है? क्योंकि राम घर को छोड़कर विद्यालय जा रहा है। अगर यह बोल दे कि हिमालय से गंगा निकलती, बहुत बार परीक्षा में यह पूछा जाता है भाई, बिल्कुल आसान, हिमालय से गंगा निकलती है। यह हिमालय है, हिमालय से गंगा निकल रही है, गंगा निकल रही है। हिमालय को छोड़कर गंगा निकल रही है तो अलग हो रही है ना जी। अलग होने के केस में आपको अपादान कारक बताना होगा। और देखिए यहाँ से मिल रहा है, से अगर दिखे, ध्यान दीजिएगा, सहारा वाला से नहीं तो ये सब करण कारक में चला जाएगा। अलग होने के केस में अगर से दिखे तो आपको बोलना होगा इसमें अपादान कारक लगा है। अपादान कारक में ये पंक्ति है। उसके बाद और एक है अपादान कारक को पहचानने का नियम, कि जैसे कि बोलेंगे मोहन, इसमें भी से आएगा, मोहन बाघ से डरता है। ये डरता जो है, मोहन डर रहा है, लेकिन किससे? बाघ से डर न लग रहा है। तो डर लगने के केस में भी अपादान कारक होगा। जिसमें रक्षा या डर का बोध होता है वह भी आपका अपादान कारक के अंतर्गत होते हैं। ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा, आप समझ लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं कारक से। कारक कोई ज़्यादा मतलब बिल्कुल आसान सा अध्ययन बार बार बोल रहे हैं, लेकिन परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ से भी 1-2 नंबर पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। संबंध कारक, संबंध कारक को परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाते हैं। संबंध कारक, सोहन मोहन का भाई है। ये भाई है तो क्या है? संबंध बता रहा है ना। और ये देखिए का लगा है, सोहन मोहन का भाई होने का संबंध बता रहा है, तो इसमें संबंध कारक लगेगा। देखिए काके की, रा रे री काके की। ये इसमें से कोई भी पंक्ति में अगर दिख जाए, वाक्य में अगर दिखे, लगा हुआ रहे, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उसमें कौन सा कारक लगा है? संबंध कारक। जैसे सीता राम की पत्नी है, सीता राम की पत्नी है। देखिए यहाँ पर की लग रहा है, की लगा है राम में, सीता ना पत्नी है, राम के साथ पत्नी का संबंध बता रहा है। तो संबंध कारक का परिभाषा ही होता है जिसमें संबंध या अपनेपन का बोध हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। सीता राम की पत्नी है। उसके बाद है संबंध कारक में का रहे, के रहे, की रहे। अगर किसी भी वाक्य में, किसी भी पंक्ति में यह दिखना चाहिए, का, के, की, रा, रे, री, गा, गे, गी, अगर यह सब दिखता है तो हम समझ जाएंगे कि उसमें संबंध कारक लगा हुआ है। एकदम कंफ्यूज जाना नहीं है, परीक्षा में एकदम बिल्कुल आसान रूप से यह बन जाएगा। इसका जितना वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है अधिकरण कारक। कारक का 7वां नंबर है अधिकरण कारक। ये अधिकरण कारक से कैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे वाक्य तैयार होता है अधिकरण कारक में, इसे बोलेंगे। अधिकरण कारक के विषय में बता रहा है, मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ।
मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं की जगह मैं है, हम है, दिवाकर है, राम है, कोई भी हो सकता है। मैं की जगह कोई भी संज्ञा हो सकता है। मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ। पढ़ने का एक प्रकार का काम हो रहा है, पढ़ना एक प्रकार का क्रिया है, काम हो रहा है। और यह काम कहाँ हो रहा है जी? तो यह काम विद्यालय में हो रहा है। तो मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ, या पढ़ने का काम कोई खास स्थान पे ही हो रहा है, विद्यालय में ही हो रहा है। इस प्रकार से अधिकरण कारक का परिभाषा ही होता है कि क्रिया जिस स्थान पे किया जाए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और यहाँ देखिए अधिकरण कारक को पहचानने का नियम होता है में, और यह में आ चुका है। तो आप ही लोग बताइए इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में अधिकरण कारक है। आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे कि मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपको बोलना होगा, आपका सही उत्तर होना चाहिए अधिकरण कारक ही। एकदम बिल्कुल आसान सब इसी तरह से पूछे, कोई भारी नहीं है, सब बेहद आसान है। मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ। उसके बाद अधिकरण कारक हो गया, उसके बाद संबोधन कारक। संबोधन कारक बिल्कुल आसान है, संबोधित किया जाता है जिसमें कि राम है उसको पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, जैसे कि हे राम। इस संबोधन का चिन्ह है और इसमें राम को हे लगाकर संबोधित किया है। तो अगर आपसे पूछे इस वाक्य में कौन सा कारक लगा है, तो आपको निश्चित तौर पे बोलना होगा इसमें संबोधन कारक ही लगा हुआ है। तो ये था कारक से संबंधित जितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसको एक बार अगर आप समझ लीजिएगा तो यहाँ से आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं छूटेगा, ये तो तय है। तो आप आज के इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में हम समास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न डालेंगे, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।